हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो सीरीज़ में एआईटीटी और आईटीआई का एग्ज़ाम देने वाले छात्रों के लिए एक सीरीज, जिसमें हम इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं आज आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की 2 से 3 वीडियोज़ आएंगी। इसमें से आपके 50 मार्क्स के पेपर होते हैं और मैं आपको यकीन दिला दूं कि इन 2 से 3 वीडियोज़ में आपके 50 के 50 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। फिर आपको अलग से कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात आती है कि ये मैंने क्वेश्चंस कहाँ से उठाए हैं, तो ये डायरेक्ट मैंने निमी के वेबसाइट से उठाए हैं। निमी को आप लोग जानते होंगे, ये आईटीआई के लिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो चेन्नई में। वही ये पेपर्स बनाया है और ये क्वेश्चन बैंक है एक तरह का, यानी कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए हैं उनको एक साथ करके क्वेश्चन बैंक बनाया गया है। उसी से मैंने ये क्वेश्चन उठाया है। आप लोगों को लिंक भी दे दूंगा, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ पर्सन हु इज़ एसोसिएट विद द स्टार्टिंग बिजनेस इज कॉल्ड। यानी कोई आदमी यदि कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको क्या बोला जाएगा? उसे कहते हैं हम लोग एंटरप्रेन्योर। यानी कि आप भी यदि कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे, छोटा सा ही बिजनेस, मान लो ठेला लगाना या फिर कोई वर्कशॉप खोलना, तो आपको क्या बोलेंगे? आपको बोलेंगे एंटरप्रेन्योर हो आप। ठीक है। एज़ कम्पेयर टू ए स्मॉल स्केल बिजनेस, लार्ज स्केल बिजनेस रिक्वायर्स। यानी कि छोटे बिजनेस की अपेक्षा यदि आप कोई बड़ा बिजनेस खोलते हो तो क्या ज़रूरत होती है? तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी ज़्यादा, मोर नंबर ऑफ़ पर्सनस की। ठीक है, आपको नंबर ऑफ़ पर्सनस यानी कि कामगार जो होंगे वो आपको ज़्यादा चाहिए होंगे। पैसा भी ज़्यादा चाहिए होगा, कामगार भी ज़्यादा होना चाहिए, सब कुछ ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, बड़ा बिजनेस करने के लिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है उनके अकॉर्डिंग आप जाएंगे किसमें? मोर नंबर ऑफ़ पर्सनस। यदि लार्ज नंबर ऑफ़ कैपिटल कहता है तो भी उस पर आप जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज। एंटरप्रेन्योरशिप को और क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अपना एम्प्लॉयमेंट आप खुद से भी जनरेट कर रहे हो, इसी को बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। For medium and manufacturing enterprises, the investment in plant and machinery is between। यदि कोई आप मीडियम मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज खोलना चाहते हैं, किसी चीज़ को बनाने का कारखाना खोलना चाहते हैं, तो आपके पास कितना पैसा होना चाहिए? ठीक है, उसी के बारे में बात कीजिए। द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, आपको इन्वेस्टमेंट के लिए कितना पैसा होना चाहिए? तो ये आपके पास 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ होना चाहिए मीडियम इंटरप्राइजेज खोलने के लिए। ध्यान रखिएगा, 3 तरह के इंटरप्राइज हैं, मैं आगे आपको बताऊँगा कौन कौन से। मीडियम, स्मॉल और ये। तो मीडियम खोलने के लिए आपके पास कितना होना चाहिए पूंजी? तो 5 करोड़ से लेके 10 करोड़। बढ़ते हैं आगे। इन SWOT एनालिसिस, एस स्टैंड फॉर, SWOT जो होता है एक तरह का एनालिसिस है। इसमें एस किसके लिए आता है? तो इसमें देखिए, एस जो है उसका मतलब होता है स्ट्रेंथ। क्या होता है इसका मतलब? स्ट्रेंथ। आगे देखते हैं। इन एन इकोनॉमिक ग्रोथ रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इज़, यानी किसी इकोनॉमिक ग्रोथ में एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, यानी जो बिजनेस स्टार्ट किए हैं, उनका रोल क्या होता है? इनका रोल होता है इम्प्रूव पर कैपिटा इनकम। यदि मतलब बहुत सारे लोग एक कंट्री के अंदर एंटरप्रेन्योर हो जाएं तो उस कंट्री का पर कैपिटा इनकम, मतलब प्रति व्यक्ति आय जो होती है वो बढ़ जाती है। इसीलिए मोदी जी अक्सर कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप कीजिए, एंटरप्रेन्योर बनिए, अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए, क्योंकि नौकरी तो देंगे नहीं, तो ठीक है एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे। आगे देखते हैं। इन SWOT एनालिसिस विच पेयर इज़ यूज़फुल। इनमें से कौन सा पेयर यूज़फुल है? तो देखिए, स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी, ये जो है यूज़फुल है। एस से स्ट्रेंथ और ओ से अपॉर्चुनिटी होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए। मनी इन्वेस्टमेंट इन परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरी, रेंटल इलेक्ट्रिसिटी कम्स अंडर। यानी कि जितना, यदि आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाए हैं, उसमें रॉ मटेरियल आ रहा है, आपका कच्चा माल, रेंट दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, ये सारा पैसा जो है ये किसके अंदर आएगा? यानी कि इन सारे पैसे को जोड़ करके हम क्या कहेंगे? तो इन सारे पैसे को हम कहेंगे वर्किंग कैपिटल। क्या बोलेंगे? वर्किंग कैपिटल। MSME का फुल फॉर्म क्या होता है? MSME का फुल फॉर्म होता है दोस्तों माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, MSME का मतलब होता है। ये पूछा गया था आपसे AITT 110 में। पेड फॉर्म ऑफ आइडियाज़ गुड्स एंड सर्विसेज कॉल्ड। यानी कि किसी आइडिया, गुड्स और सर्विस, यानी किसी के विचार के लिए या कोई सामान या कोई सर्विस के लिए जो पैसा पेड किया गया, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं एडवर्टीजमेंट। ठीक है। द एंटरप्राइजेज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन नोन एज। यदि कोई एंटरप्राइजेज किसी गुड्स को बनाने के लिए जाना जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज। ठीक है, क्या बोलेंगे? मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज, यानी उसके अंदर कुछ बन रहा है तो उसको बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज।
द एक्सपेंसेज ऑफ जीडीपी इज, द एक्सपेंशन ऑफ जीडीपी इज, एक्सपेंशन क्या कहलाता है जीडीपी का, तो जीडीपी जो होता है जी फॉर ग्रॉस, डी फॉर डोमेस्टिक, पी फॉर प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये जीडीपी का फुल फॉर्म होता है। एसआईडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए एसआईडीओ का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है, चाहे आप आईटीआई का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एग्जाम दें या फिर एआईटीटी दें, ठीक है, अप्रेंटिस वाला, उसमें आपसे सीधा सीधा पूछा एसआईडीओ का फुल फॉर्म क्या होगा, तो याद रखना पड़ेगा आपको स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये होता है सीडो का फुल फॉर्म। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट अप्रोच इज यूज टू गेन एक्सेस टू फॉरेन मार्केट एंड क्विकली प्रमोट एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। यानी कि यदि आप कोई बिजनेस स्टार्ट किया, मान लीजिए आप चाहते हैं कि हमारा बिजनेस विदेशों तक फैले, तो आपको क्या करना होगा, एक क्विक रिएक्शन आप क्या करेंगे, किस तरह से आप क्विकली उसको प्रमोट कर पाएंगे। तो इस चीज़ को कहते हैं हम लोग जॉइंट वेंचर। क्या कहते हैं, जॉइंट वेंचर, यानी कि वहाँ भी एक अपना पार्टनर खर्च आप खड़ा कर लीजिए और अपने सामान का फ्रेंचाइजी उसको दे दीजिए, इस तरह से हो जाता है जॉइंट वेंचर, और वहाँ पर अपना काम स्टार्ट कर देगा वो, तो आपका कंपनी जो होगा वो फॉरेन मार्केट में भी ट्रेड करने लगेगी। विच इन्वेस्टमेंट इज़ कंसिडर्ड फॉर डिसाइडिंग द स्टेटस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस। यानी कि कौन सा स्टेटस जो है, सॉरी कौन सा इन्वेस्टमेंट जो है कंसिडर करता है डिसाइड करने के लिए आपके मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज का स्टेटस, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्लांट एंड मशीनरी। क्या करता है, प्लांट एंड मशीनरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए सारा क्वेश्चन जो है इंग्लिश में इसलिए मिलता है क्योंकि नीमी जो है वो अपने सारे क्वेश्चंस को इंग्लिश में ही सेट करना ज़्यादा उचित समझता है, वो हिंदी में नहीं सेट करता है। हिंदी में बहुत कम मिलेगा आपको क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको कोशिश करूँगा कि हिंदी में सब कुछ बता पाऊँ। विच वन इज़ द करेक्ट चैनल थ्रू विच मार्केटर्स कैन रीच कस्टमर्स। किस तरह का चैनल बनता है, मान लीजिए कोई प्रोडक्शन यूनिट में कोई सामान बन रहा है, अब वो कैसे आप तक पहुंचेगा, इसके लिए चैनल क्या होता है। देखिए इसके लिए प्रॉपर चैनल होता है कि पहले मैन्युफैक्चरर जो होगा वो सामान बनाएगा, फिर वो किसको देगा, तो यहाँ पे एक होलसेलर का कोई नहीं आ रहा है, तो पहले वो होलसेलर को देगा, होलसेलर से फिर रिटेलर के पास आएगा, रिटेलर से फिर कस्टमर के पास आएगा। लेकिन हम लोग जब इसके अनुसार देख रहे हैं, ऑप्शन के अनुसार, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि पहले मैन्युफैक्चरर बनाएगा, फिर रिटेलर के पास आएगा, फिर कस्टमर के पास आएगा। यदि होलसेलर होता तो मैन्युफैक्चरिंग के बाद सीधा सीधा होलसेलर के पास आता, उसके बाद रिटेलर के पास, फिर आपके पास यानी कस्टमर के पास आता। इस तरह का प्रोडक्शन चेन होता है। विच वन इज़ द वेब बेस्ड अकाउंटिंग, इसमें से कौन सा वेब बेस्ड अकाउंटिंग यानी कि इंटरनेट से चलने वाला अकाउंटिंग कौन सा है, तो ये होता है टैली। ठीक है, टैली पे आप लोग वेब बेस्ड अकाउंटिंग करते हैं, यानी कि कंप्यूटर से अकाउंटिंग कर लेते हैं, क्या क्या पैसा आया गया और वो दूसरे तक पहुंच भी जाता है। ठीक है, ये वेब बेस्ड होता है। बढ़ते हैं आगे। देखिए ये हमारा है मॉड्यूल 2, वो मॉड्यूल 1 था, मॉड्यूल 2 है, इसमें प्रोडक्टिविटी के बारे में आपसे क्वेश्चंस आएंगे। प्रोडक्टिविटी का पहला क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग यूजिंग एटीएम ऑथेंटिकेशन इज़ प्रोवाइडेड बाय कस्टमर बाय एंटरिंग। यानी कि जब आप एटीएम यूज़ करते हो तो आप एटीएम मशीन को कैसे बताते हो कि हम ही हैं, तो इसके लिए आप क्या डालते हो, पिन डालते हो, तब एटीएम मशीन समझ आता है कि आप जिसका कार्ड है वही आदमी यहाँ पे आया है, उसको पैसा देना है, पिन डालते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा एक्सपेंशन ऑफ एटीएम, यानी एटीएम किस का फुल फॉर्म क्या होगा। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला क्वेश्चन है लो प्रोडक्टिविटी विल लीड टू, लो प्रोडक्टिविटी किसको बढ़ावा देती है, तो लो प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज इन जीडीपी पर कैपिटा। यानी कि यदि प्रोडक्टिविटी लो होगी तो उस कंट्री की या फिर उस राज्य का जो जीडीपी होगा वो पर कैपिटा गिरने लगेगा। ठीक है, यानी कि प्रति व्यक्ति जीडीपी गिरने लगेगा। प्रोडक्शन इज़ डिफाइंड एज रेशियो, प्रोडक्शन जो है वो किसके रेशियो को डिफाइन करता है। देखिए इसके लिए एक फार्मूला होता है कि प्रोडक्शन इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट, ये पूछा गया था AITT 110 में। प्रोडक्शन इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट, कई लोग इनपुट बाय आउटपुट कर लेते हैं, गलत है। प्रोडक्शन क्या कहता है, आउटपुट बाय इनपुट, याद रखिएगा। प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, फिर से वही क्वेश्चन है आपका, आउटपुट बाय इनपुट, एक्सपेंशन ऑफ एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन, द प्रोसेस बाय यूज द बिजनेस टू वेरीफाई द आइडेंटिफाई ऑफ देयर क्लाइंट इज। किस तरह से आप अपने क्लाइंट को पहचानेंगे, यदि मान लीजिए आप कोई बिजनेस किए हैं तो आप अपने क्लाइंट को कैसे पहचानेंगे। जैसे आप लोग देखते होंगे कि बैंक जो होते हैं अपने कस्टमर्स को पहचानने के लिए KYC फॉर्म भरवाते हैं। ठीक है, नो योर कस्टमर, इस तरह से आपका भी कोई क्लाइंट होगा उससे आप एक फॉर्म फिलअप करवाते होंगे, उसका ID लेते होंगे, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, KYC, यानी कि नो योर कस्टमर, K से नो, Y से योर, C से कस्टमर। तो ये किसी भी बिजनेस को डील करने का एक अच्छा उपाय है कि आप KYC फॉर्म भरवा लीजिए, इससे आप अपने ग्राहक को जान पाएंगे।
व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन? ऑटोमेशन से क्या एडवांटेज, यानी कोई भी आजकल देख रहे हैं हर चीज़ ऑटोमेटिकली चल रहा है, तो इसका क्या फ़ायदा है? तो रिड्यूस ऑपरेशन टाइम, इससे क्या होता है ऑपरेशन टाइम जो होता है वो कम हो जाता है, यानी कोई काम जल्दी हो पाता है, इसीलिए ऑटोमेशन किया जाता है। व्हाट इज़ द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इफ़ देयर आर 125 मिलियन पीपल्स इन द लेबर फोर्स एंड 100 मिलियन पीपल्स एम्प्लॉयड एंड 25 मिलियन नॉट? यानी कि यदि मान लीजिए किसी कंट्री में 125 मिलियन लोग हैं, यहाँ पे 100 मिलियन लोग एम्प्लॉयड हैं, यानी कि 100 मिलियन के पास रोज़गार है और 25 मिलियन के पास नहीं है, तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगा? देखिए 125 का हम निकालेंगे कि 125 का 25 कितना परसेंट है, तो 125 का 25 जो है वो 20% है, चूँकि 25 5 125 हो गया, यानी कि 20% 5 भाग यदि करेंगे तो 125 तक पहुंच जाएंगे, तो इसलिए 25 मिलियन जो होगा वो उसका 20% होगा, यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20% होगा। बढ़ते हैं आगे, यहाँ से कैसे निकाले? तो इसके लिए फॉर्मूला बस लगा देंगे जो परसेंटेज में आप लोग पढ़ते आए हैं कि 125 का x% बराबर 25, ठीक है। तो ये 100 इधर जाके चल जाएगा, 125 नहीं जाएगा, कट जाएगा, तो आपका 20% निकल जाएगा। बस यही किया हमने। कई लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कैसे कर लिया 20%। चलिए आगे देखते हैं। विच मार्केट डिटरमाइंस द रियल वेजेस एम्प्लॉयमेंट? किस मार्केट में रियल वेज एम्प्लॉयमेंट देखा जाता है? तो ये होता है लेबर मार्केट में, ठीक है। लेबर मार्केट का मतलब क्या होता है कि जैसे इनका पूरा का पूरा डिपेंडेंसी होता है वेज पे, यानी कि कितना इनको रोज़ का ये मिल रहा है, मेहनताना मिल रहा है, तो ये डिपेंड करता है लेबर मार्केट को। विच वन इज़ यूज टू मेजर द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ होल कंट्री और रीजन? यानी कि एक कंट्री या फिर कोई क्षेत्र का टोटल इकोनॉमिक ग्रोथ हमें देखना हो तो क्या देखना होगा? तो उसके लिए हमें जीडीपी देखनी होगी वहाँ की। यदि जीडीपी बढ़िया है मतलब वहाँ के लोग सुखी होंगे, जीडीपी खराब है मतलब वहाँ के लोग सुखी नहीं होंगे, मतलब इकोनॉमिक परफॉर्मेंस वहाँ का गिर रहा है यदि जीडीपी कम है तो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ प्योर रिस्क? इसमें से कौन सा कैटेगरी जो है प्योर रिस्क का नहीं है? देखिए टेक्नोलॉजी रिस्क जो है ये प्योर रिस्क नहीं माना जाता है, लेकिन प्रॉपर्टी रिस्क, लायबिलिटी रिस्क, पर्सनल रिस्क ये सब प्योर रिस्क है, लेकिन टेक्नोलॉजी रिस्क को प्योर रिस्क नहीं माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंसेंटिव? इनमें से कौन सा इंसेंटिव के लिए ऑब्जेक्टिव नहीं है? यानी कौन सा ऑब्जेक्टिव मतलब कौन सा इंसेंटिव का प्रकार नहीं है? देखिए हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यदि क्वालिटी आप इंप्रूव करते हैं तो आपको इंसेंटिव मिलना चाहिए। हाई आउटपुट देते हैं, नहीं ज़्यादा आप प्रोडक्शन करते हैं तो भी आपको इंसेंटिव मिलना चाहिए। रिड्यूस वेस्ट करते हैं, नहीं वेस्ट मटेरियल आप कम करते हैं तो भी आपको इंसेंटिव मिलना चाहिए। लेकिन यदि आप प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ा देंगे तो आपको किसी तरह का इंसेंटिव नहीं मिलेगा, ठीक है। ये हर कंपनी में होता है इंसेंटिव, ठीक है। आप लोग किसी प्राइवेट फॉर्म में यदि काम करते होंगे तो आपको पता होगा इंसेंटिव क्या होता है। जितना ज़्यादा आप काम कीजिएगा उतना ज़्यादा अलग से आपको पैसा मिलता है, उसी को बोलते हैं इंसेंटिव। विच वन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फॉर फुलफिलमेंट ऑफ KYC नॉर्म्स? यानी KYC के अंदर आपसे क्या नहीं लिया जाता है? देखिए आप KYC के अंदर बस आपसे 2-3 चीज़ें ली जाती है। एक तो आपका ID कार्ड को लिया जाएगा जिसमें आपका फ़ोटो हो, दूसरा आपका फ़ोटो लिया जाता है, ठीक है। तो आपका ID के अंदर वोटर ID हो सकता है, या फिर राशन कार्ड हो सकता है, या फिर रेजिडेंस सर्टिफिकेट हो सकता है। इनकम सर्टिफिकेट KYC के अंदर नहीं लगता है कहीं भी, ठीक है, याद रखिएगा। विच स्टेज इज अ पीरियड ऑफ रैपिड रेवेन्यू ग्रोथ? रैपिड रेवेन्यू जल्दी जल्दी पैसा बढ़ाने के लिए कौन सा स्टेज है, ठीक है, तो होता है ग्रोथ स्टेज, उसको बोलते हैं। यदि जल्दी जल्दी कहीं रेवेन्यू बढ़ रहा है, जल्दी जल्दी पैसा बढ़ रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग ग्रोथ स्टेज, उस तरह के पीरियड को। बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। अगला मॉड्यूल हमारा है, देखिए सेमेस्टर 3 कह लीजिए या मॉड्यूल उसमें अलग हो जाए, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी का। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। इससे आपके हर एग्ज़ाम में मतलब चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे या AITT दे, ITI दे, हर जगह क्वेश्चन से पूछा ही जाता है, याद रखिएगा, पक्का पूछा जाता है। ABC ऑफ फर्स्ट एड स्टैंड फॉर? फर्स्ट एड के अंदर ABC का मतलब क्या होता है, यानी ABC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ABC का फुल फॉर्म होता है एयरवेज ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। क्या होता है? एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, ABC का फुल फॉर्म होता है। बढ़ते हैं आगे। एट व्हाट डेसिबल साउंड बिकम हैजार्डस नॉइज़ पोल्यूशन? यानी कितने डेसिबल के बाद साउंड जो है वो हैजार्डस नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, यानी कि उसके बाद आप सुनेंगे तो आपका कान खराब हो जाएगा। वो होता है हमारा एबव 80 डेसिबल, यानी 80 dB से अधिक का यदि साउंड कहीं प्रोड्यूस हो रहा है तो आपके कानों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड
विथ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, अर्थक्वेक को किस इंस्ट्रूमेंट से मापा जाता है? तो अर्थक्वेक को मापने के लिए सिस्मोग्राफ होता है, आप लोग जीके के अंदर बहुत बार पढ़े होंगे। हेड प्रोटेक्शन इज डन थ्रू, हेड को कैसे प्रोटेक्ट किया, यानी सिर को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है? तो सिर को प्रोटेक्ट करने के लिए हेलमेट होता है, आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए गॉगल्स होते हैं यानी चश्मा होता है, हाथों को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लव्स होता है, और फेफड़े यानी नाक को प्रोटेक्ट करने के लिए मास्क लगाना होता है। ये चारों चीज़ आप याद रखिएगा। इन फायर फाइटिंग मेथड स्टारवेशन क्या कहलाता है? यदि आप आग बुझाने के लिए गए हो तो उसमें स्टारवेशन का मतलब क्या होता है? स्टारवेशन का मतलब देखिए भूख से मार देना, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वहाँ का फ्यूल जो है उसको एलिमिनेट कर दो। मतलब यदि कहीं पे कुछ जल रहा है तो जिस वजह से जल रहा है उसी चीज़ को यदि हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, आग वहाँ का बुझ जाएगा। तो स्टारवेशन का मतलब होता है भूख को ख़त्म कर देना, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। ऑन द जॉब इंजरीज एंड इलनेस कॉस्ट मनी टाइम एंड एफर्ट, व्हाट इज़ द मोस्ट प्रैक्टिकल वे टू मैनेज देयर लॉसेज? यदि किसी जगह जॉब में इंजरी हो जाती है या फिर तबीयत ख़राब हो जाता है तो वहाँ पे कॉस्ट मनी टाइम एंड एफर्ट, वहाँ पे जो कॉस्ट बर्बाद हुआ, जो मनी पैसा बर्बाद हुआ या फिर जो एफर्ट बर्बाद हुआ, इसे जो कैसे पूरा किया जाएगा? तो इसके लिए एक इफेक्टिव वे है कि इफेक्टिव सेफ्टी एंड लॉस कंट्रोल प्रोग्राम यदि आप बना देंगे वहाँ पे तो इससे ये चीज़ कम होगा और इसको मैनेज कर पाएंगे, लॉस को आप मैनेज कर पाएंगे। बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखेंगे। ओजोन लेयर इज मेजर ऑफ, ओजोन लेयर किस चीज़ से बना हुआ है? देखिए ओजोन लेयर जो है वो 3 ऑक्सीजन एटम्स यानी O3 होता है फॉर्मूला, ठीक है। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3, 3 एटम्स से बना हुआ है। द रीप्रोसेसिंग ऑफ डिस्कार्डेड मटेरियल इनटू न्यू यूजफुल प्रोडक्ट इज कॉल्ड। देखिए यदि किसी फेंके हुए सामान से कोई नया चीज़ आप तैयार कर देते हैं, कोई डिस्कार्डेड चीज़, कोई डिस्कार्डेड मटेरियल है, उससे आप नया चीज़ कोई बना देते हैं यूज़फुल प्रोडक्ट, तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे हम लोग रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल, यानी कि आप लोग मटेरियल को रिसाइकल कर दिए। अगला क्वेश्चन हमारा, द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड, यानी कि कोई अपने इन्वायरमेंट के लिविंग थिंग्स से रिलेटेड कोई स्टडी है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको बोलते हैं इकोलॉजी, ठीक है। द 3 R टू सेव इन्वायरमेंट आर, यानी कि इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए 3 R जो पॉलिसी है इसका मतलब क्या है? तो 1 देखिए इसका मतलब होता है R से, एक R से रिड्यूस, दूसरे R से रिसाइकल और तीसरे R से रीयूज़। यदि मान लीजिए आप कोई बॉक्स खरीदते हैं, कोई डब्बा खरीदते हैं, मान लीजिए चॉकलेट का एक डब्बा आपने खरीदा, तो चॉकलेट तो उसमें से आपने खा लिया, अब जो डब्बा बचा उसका आप उसको क्या कीजिए कि उसमें सामान रखिए, और डब्बा आप 10 साल के बाद मान लीजिए ख़राब हो गया, उसका ढक्कन वगैरह टूट गया, अब उसको कबाड़ी वाले को बेच दीजिए, वो रिसाइकल करके फिर से गला के फिर से दूसरा डब्बा बना देगा। तो इसी चीज़ को कहते हैं 3R, यानी रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज़। बढ़ते हैं आगे। वाइब्रेशन एंड रेडिएशन कम्स अंडर, वाइब्रेशन और रेडिएशन किस चीज़ के अंदर आता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल हजार्ड। क्या बोलते हैं? फिजिकल हजार्ड बोलते हैं वाइब्रेशन और रेडिएशन, इस तरह के हजार्ड्स को। विच वन इज़ अ मैन इंड्यूस्ड हजार्ड, मैन इंड्यूस हजार्ड किसको बोलते हैं? देखिए ये कहते हैं लैंडस्लाइड को। किसको बोलते हैं? लैंडस्लाइड को बोलते हैं मैन इंड्यूस्ड हजार्ड। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विच वन इज़ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स का मतलब क्या होता है कि ऐसी एनर्जी जो फिर से नहीं बनाई जा सकती। जैसे कोयला को एक बार जला देते फिर से आप कोयला बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। लेकिन यदि आप सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा बना रहे हैं, सोलर प्लेट से बना रहे हैं, तो हर दिन सूर्य उगेगा, उसको तो खत्म होना नहीं है, तो उसको बोलेंगे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। और कोयला से यदि आप बिजली बनाते तो उसको बोलेंगे नॉन रिन्यूएबल। तो इनमें से कौन सा नॉन रिन्यूएबल है? तो उसका आंसर है कोल। यदि सोलर से बनाते हैं फिर दोबारा एनर्जी अब बन जाएगा मीथेन, ये हरदम पैदा होता रहेगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक यानी कि पानी से जो बनता है, तो पानी बार बार रुकेगा फिर से पानी चढ़ेगा, उससे बन जाएगा। लेकिन कोल को यदि जला देंगे तो ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। विच वन इज़ एन अनसेफ कंडीशन फॉर वर्क, किस कंडीशन में वर्क करना अनसेफ है? तो यदि फ्लोर ऑयली है, यदि आप किसी कारखाने में काम कर रहे हैं और नीचे तेल गिरा हुआ है तो वहाँ पे आप फिसल के गिर सकते हैं, ये कंडीशन ख़राब है। गुड लाइट होना चाहिए काम करने के लिए, प्रॉपर टूल्स होने चाहिए आपके पास। ये नहीं कि कहीं पे छेनी का काम है तो आप हथौड़ी से ठोक ठोक के काम कर रहे हैं, नहीं, हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर टूल्स होना चाहिए, तब जाकर आपका मशीन भी सही चल पाएगा, आप बढ़िया से काम भी कर पाएंगे। और एडिक्वेट वेंटिलेशन, यानी कि वहाँ से हवा आने जाने का बढ़िया साधन होना चाहिए, नहीं कि पूरा उसमें गैस भरा हुआ, ऐसा कंडीशन नहीं होना चाहिए काम करने, अन्यथा आपको अचेतना हो जाए, मतलब बेहोशी हो जाएगी आपको। विच वन इज़ एन अनसेफ कंडीशन फॉर वर्क, कौन सा अनसेफ कंडीशन है?
देखिए लाइट तो गुड होनी चाहिए, प्रॉपर टूल्स होना चाहिए, एडिक्वेट वेंटिलेशन होना चाहिए, और विच फैक्टर इज़ नॉट कंसिडर विथ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया उससे, ठीक है, तो ये मैंने समझा दिया आपको। विच वन इज़ द मेन ग्रीन हाउस गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण मानी जाती है कि उसी से ग्लोबल वार्मिंग होता है, तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। साथ साथ जलवाष्प भी जो होता है उससे भी होता है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्रोनॉमिक हैजार्ड। देखिए एग्रोनॉमिक हैजार्ड मतलब क्या होता है कि यदि आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो वहाँ हर चीज़ व्यवस्थित रूप से रखा हो, ठीक है। जैसे जहाँ पे टूल्स रखना चाहिए वहाँ पे टूल्स रखा हुआ है, जहाँ कटर रखना चाहिए वहाँ कटर रखा हुआ है, जहाँ मशीन को रहना चाहिए वहाँ मशीन रखा हुआ है, जहाँ टेबल रखना चाहिए टेबल रखा हुआ है, जहाँ आपका डायरी रखना चाहिए वहाँ डायरी रखा हुआ है। यदि सब चीज़ अपने व्यवस्थित जगह पे है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये एग्रोनॉमिकली सब सही है। यदि एग्रोनॉमिक गड़बड़ाएगा तो आपको उठाना है टूल्स तो आप उठा लेंगे कटर, या खोजने लगेंगे, तब तक मशीन कुछ और वर्क, जैसे मान लीजिए आप मशीन में एक डेप्थ दे दिए कितना में काम कर रहा है, और तब तक आपको कुछ चेंज करना है, कुछ टूल्स चेंज करने हैं, आप टूल्स खोजने में लगे तो कटर काटते हुए आगे बढ़ गया, तो इससे आपका प्रोडक्शन खराब हो सकता है। तो इसी को बोलते हैं एग्रोनॉमिक हैजार्ड। तो पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्रोनॉमिक हैजार्ड। तो इनमें से कौन सा एग्रोनॉमिक हैजार्ड नहीं है। तो इमोशनल डिस्टर्बेंस जो है ये एग्रोनॉमिक हैजार्ड नहीं है, लेकिन ऑकवर्ड पोजीशन, आप मान लीजिए एक पैर ऊपर उठा के एक पैर नीचे रख के काम कर रहे हैं किसी वजह से, तो आपका वहाँ पे बॉडी लैंग्वेज भी सही होना चाहिए, हाउसकीपिंग बढ़िया होनी चाहिए, मशीनरी का लेआउट बढ़िया होना चाहिए, जो प्रोडक्शन आप कर रहे हैं उसका लेआउट आपके पास होना चाहिए, कैसे कैसे हमको वर्क करना है। इनमें से कोई डिस्टर्ब हो तो उसको बोलेंगे एग्रोनॉमिक हैजार्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट 3R। यानी 3R का मतलब हमने क्या बताया था कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, लेकिन इसमें रीजनरेट जो है इसका कहीं कोई मतलब नहीं है 3R में, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं आगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए हमारा लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन से क्वेश्चन है, ये हम लोग का आज लास्ट का टॉपिक होगा, इसको हम देख लेते हैं। एज पर फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत कैंटीन शुड बी प्रोवाइडेड। कैंटीन प्रोवाइड कहता है कि इस फैक्ट्री में कितने लेबर होंगे। तो देखिए यदि आपके फैक्ट्री में 250 या 250 से ज़्यादा लेबर हैं तभी उस फैक्ट्री में कैंटीन हो सकता है, अन्यथा कैंटीन नहीं रहेगा, आपको बाहर से खाना पड़ेगा, ठीक है। अंडर फैक्ट्रीज एक्ट द रिस्ट्रिक्शन ऑन वर्किंग टाइम ऑफ वुमेन इज़। किसी भी फैक्ट्री में फैक्ट्री एक्ट के तहत कितने बजे से कितने बजे तक वुमेन्स काम कर सकते हैं, यानी महिलाएं काम कर सकते हैं। तो महिलाएं सुबह बिफोर 6 AM एंड बियॉन्ड 7 PM, यानी कि सुबह 6 बजे से पहले और रात को शाम को 7 बजे के बाद महिलाएं काम नहीं कर सकती हैं। कब काम करेंगे, तो सुबह 6 बजे से आप ले लीजिए और शाम के 7 बजे तक उनसे काम कराइए, लेकिन शाम के 6 बजे से सुबह 7 बजे तक आप काम नहीं करा सकते, नाइट शिफ्ट आप नहीं करा सकते हैं। फैक्ट्री एक्ट में ऐसा लिखा गया है, 1948 में फैक्ट्री एक्ट बना था। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था AITT 110 में। अंडर फैक्ट्री एक्ट द वर्कर वीकली आवर्स शुड बी नॉट एक्सीडेड मोर देन। फैक्ट्री एक्ट में क्या लिखा गया है कि वर्कर को एक सप्ताह में कितना काम करना होना चाहिए। तो एक सप्ताह में एक वर्कर 48 घंटे काम कर सकता है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ ILO। ILO का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा पेरिस में। ILO ILO का हेडक्वार्टर आपको जेनेवा में मिलेगा, ठीक है, स्विट्जरलैंड में जेनेवा है, वहाँ आपको मिल जाएगा ILO का हेडक्वार्टर। व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द बेसिक सैलरी एज EPF एक्ट 1962 के तहत एक एम्प्लॉय जो है वो अपना कितना परसेंट जो है सैलरी का, अपने बेसिक सैलरी का EPF के रूप में कटवा सकता है। तो वो 12% अपना EPF के रूप में कटवा सकता है, इससे ज़्यादा आप अपने EPF के रूप में नहीं कटवा सकते, ठीक है। ऐसा रूल है, कब का, 1962 का रूल है कि आप 12% से ज़्यादा EPF में नहीं कटवा सकते। कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि हम ज़्यादा कटवा दें, तो सरकार आपसे काटेगी ही नहीं। विच अमाउंट डज इंक्लूड्स इन वेजेस अमाउंट एज पर पेमेंट वेजेस एक्ट। पेमेंट वेजेस एक्ट के तहत इनसे कौन सा अमाउंट जो है वेज कहलाता है। तो ये आपका आ जाएगा डियरनेस अलाउंस, इसको बोलते हैं महंगाई भत्ता, ठीक है। आपके वेज में जुड़ते जाएगा हर साल, जितना महंगाई बढ़ते जाएगा आपके भत्ते में जुड़ते जाएगा। विच फैक्टर इज़ नॉट कंसर्न्ड विथ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। सैलरी जो है वो आपके ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के साथ नहीं आएगा, बाकी सेफ्टी, हेल्थ और वेलफेयर है सब उसके साथ आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयर पॉल्यूटेंट। इसमें कौन एयर पॉल्यूटेंट है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एयर पॉल्यूटेंट है, बाकी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एयर पॉल्यूटेंट नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस जरूर है।
विच स्कीम ऑफ एक्ट एक्ट प्रोवाइड्स हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायर्ड फॉर वर्कर्स, इनमें से कौन सा स्कीम जो है वो वर्कर्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है? तो ये होता है ESI, ये कहते हैं इसको ESI, ठीक है, एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस, एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस, ESI शॉर्ट में बोलते हैं। इससे जो फैक्ट्री के वर्कर्स होते हैं उनका हेल्थ इंश्योरेंस होता है और इसको क्लेम भी कर सकते हैं वो लोग, जब उनका तबीयत खराब होगा तो इसी से पैसा मिल जाएगा और जाकर अपना इलाज कराएंगे। आगे है फिश बोन चार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड, फिश बोन चार्ट को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। फिश बोन चार्ट को क्या कहते हैं? कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। PCDA साइकिल्स में P किसके लिए आता है? तो PCDA साइकिल में P जो है उसका मतलब होता है प्लान। PCDA साइकिल में P का मतलब प्लान होता है। ये सारे जो आपको दिख रहे हैं ना स्टैंड्स फॉर, मतलब फुल फॉर्म वाले, ये सब मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में लगातार डालते रहूँगा, आप लोग वहाँ से देख के याद करते चल जाएंगे। आप हमारा चैनल प्रॉपर फॉलो करते रहिए, दिन भर में आपको 2-4-10 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 1-2 वीडियोज़ मिल जाएंगी, ठीक है। और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। मैं आपको कल एक फार्मूला बताऊँगा कि दोस्तों तक क्यों पहुँचाना चाहिए इन वीडियोज़ को, उससे आपको समझ आएगा और आंखें खुलेंगी आपकी। द एक्सपेंशन ऑफ QMS इज़, QMS का फुल फॉर्म क्या होता है? इसको बोलते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम QMS का फुल फॉर्म होता है। PCDA का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए PCDA का फुल फॉर्म होता है प्लान डू चेक एक्ट। P से प्लान, D से डू, C से चेक, A से एक्ट। PCDA का फुल फॉर्म प्लान डू चेक एक्ट होता है। बढ़ते हैं आगे। टोटल नंबर ऑफ पॉपुलर क्वालिटी टूल्स आर, पॉपुलर क्वालिटी टूल्स का टोटल नंबर क्या होता है? ठीक है, पॉपुलर क्वालिटी टूल्स जो होते हैं वो कितने होते हैं? वो होते हैं 7 तरह के। कितने तरह के? 7 तरह के। ये भी पूछा गया था ITI में। व्हाट डज सेरी स्टैंड्स, SERI का फुल फॉर्म क्या होता है? SERI का मतलब फुल फॉर्म होता है आपका सॉर्टिंग आउट। क्या होता है? सॉर्टिंग आउट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हिस्टोग्राम इन क्वालिटी टूल, क्वालिटी टूल के अंदर हिस्टोग्राम का फंक्शन क्या होता है? हिस्टोग्राम का फंक्शन होता है इंडिकेट शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इंडिकेट शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन जैसे जैसे किया गया है इस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए एक हिस्टोग्राम लगाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द लास्ट स्टेप इन ISO 9001 रजिस्ट्रेशन, ISO 9001 का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसका लास्ट स्टेप क्या होता है? तो उसमें वो मिलता है आपको सर्टिफिकेशन एंड ऑडिट, ठीक है। लास्ट में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा ऑडिट करके। व्हाट इज द नेम यूज फॉर वर्ड वेस्ट, वेस्ट के लिए वर्ड कौन सा यूज़ होता है? तो वेस्ट के लिए यूज़ करता है MUDA। क्या यूज़ करता है? MUDA। बढ़ते हैं आगे। विच फार्मूला इज़ करेक्ट टू क्वान्टिफाई द क्वालिटी, क्वालिटी के को क्वान्टिफाई करने के लिए फार्मूला कौन सा है? तो ये होता है Q = P/Q, Q = P/Q, यानी क्वान्टिफाई = P/Q होता है। विच वन इज़ नॉट अ बेसिक टूल यूज इन क्वालिटी सर्कल, क्वालिटी सर्कल के अंदर कौन सा जो है बेसिक टूल नहीं है? तो ये टॉर्क रिंच जो है वो क्वालिटी टूल के अंदर बेसिक चीज़ नहीं है। बाकी हिस्टोग्राम, पार्टियो चार्ट और चेक सीट ये सब होता है क्वालिटी टूल के अंदर। टॉर्क रेंच जो होता है वो एक तरह का टूल है, ठीक है, यूज़ किया जाता है खोलने के लिए, कसने के लिए नट बोल्ट को। विच वन इज़ नॉट द सर्टिफाइड ISO स्टैंडर्ड, ISO का बहुत सारा स्टैंडर्ड है, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड दिया जाता है, सर्टिफिकेशन किया जाता है, लेकिन ISO 9010 ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है। बाकी 9001, 9002, 9003 ये सब स्टैंडर्ड है, ठीक है। 9010 ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटी, इनमें से कौन सा जो है वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है क्वालिटी का? तो क्वालिटी ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस ऐसा कोई क्वालिटी का कैरेक्टर नहीं है। बाकी क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन, क्वालिटी ऑफ इंश्योरेंस सब क्वालिटी का मतलब एक मेजर है, लेकिन क्वालिटी ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस ऐसा कुछ होता नहीं है। बढ़ते हैं आगे। विच स्टेटमेंट ऑफ क्वालिटी वाज स्टेटेड बाई क्वालिटी गुरु डॉक्टर JM जुरान के द्वारा कहा गया? विच स्टेटमेंट ऑफ क्वालिटी वाज स्टेटेड बाई, इनमें कौन सा स्टेटमेंट कहा गया था JM जुरान के द्वारा? तो ये कहा गया था क्वालिटी इज़ फिटनेस फॉर यूज़, क्वालिटी इज़ फिटनेस फॉर यूज़। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह पूरा वीडियो समझ में आया होगा और इससे आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में, चाहे आप AITT दें या फिर ITI के एग्ज़ाम दें, 10-12 क्वेश्चन तो इस वीडियो से आपके जरूर आएंगे। और आगे और 1-2 वीडियोज़ आएंगी। आप लोग प्रॉपर चैनल को फॉलो करते रहिए और दोस्तों तक शेयर करते रहिए। देखिए दोस्तों तक शेयर करने से देखिए फ़ायदा क्या होता है, सुन लीजिए 1 मिनट।
क्योंकि आप भी याद करेंगे, आपके दोस्त भी याद करेंगे। जब आप लोग ITI या फिर AITT का एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो पूरे आपके कॉलेज के दोस्त एक साथ बैठते हैं, और वहाँ यदि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होगा, यदि आपने अपने दोस्त को भी इस वीडियो को दिए होंगे पढ़ने के लिए, यदि मान लीजिए थोड़ा सा उसको याद है, थोड़ा सा आपको याद है, तो इस तरह से आप दोनों मिला करके लिख लेंगे अपना पूरा। यदि आप लोग याद नहीं करके गए हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा कि दोनों लोग पढ़ लें। यदि आप अपने से पढ़ के गए तो फिर कोई बात ही नहीं है, लेकिन अपने दोस्तों तक यदि शेयर कर देंगे तो इससे दोनों का काम बन जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।